बढ़िया नहीं फर्स्ट क्लास। बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम आज शेष लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका हम शेष भाग का पैराग्राफ 3 का हम आज प्रकाश डालेंगे। आप ध्यान से सुनो। There was something in there। यहाँ इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। ग्रामेटिकल दृष्टि से जब किसी वस्तु के बारे में जब कोई परिचय दिया जाता है तो उसका हम शुरुआत देयर से करते हैं। There was something in there। उसमें कुछ वस्तु दिखाई दी। There was something in there अर्थात वहां पर कोई वस्तु थी। I reached in and took out a small bag and took out। मैंने वहां देखा। I reached का मतलब मैं यहाँ पहुंचा नहीं हूँ। I reached in मैंने उसके अंदर झांक देखा and took out a small black tin box और मैंने उसमें से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला। I in and took out a small black tin box और मैंने उसमें से एक छोटा लोहे का डिब्बा निकाला। सेलो टैप टू द टॉप जिसके ऊपर सेलो टेप यानी जो चिपकाने वाली जो टेप होती है वह टेप उस पर लगी हुई थी। Was a piece of lined note paper और उस पर एक लाइनदार कागज, लाइन का मतलब होता है लाइनदार कागज का एक टुकड़ा उसके ऊपर लगा हुआ था। एंड written on it in और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था shaky handwriting अर्थात कांपती हुई जो लेखनी है, कांपती हुई जो लेख हाथ की जो सुलेख है उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1950। जिम का अंतिम पत्र जुलाई 25 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी अर्थात टू बी बरीड विद मी का मतलब होता है बरीड का होता है किसी चीज को जमीन के अंदर दफन करना। इसे मेरे साथ दफन किया जाए। When the time comes जब इसका समय आए तो इसके साथ इसे मेरे साथ दफन कर दिया जाए। यहाँ when the time comes का मतलब होता है जब मेरी मृत्यु होने पर या जब इसका समय आए तो इसको मेरे साथ ही दफन किया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box और मैं जानता था जैसा कि मैंने ऐसा किया कि I did it मैंने इसे किया कि it was wrong of me यह मेरे लिए गलत था। क्या गलत था? To open the box उस बॉक्स को खोलना। But curiosity लेकिन बट का होता है लेकिन क्यूरियोसिटी का होता है जिज्ञासावश। जिज्ञासा जो मेरी जिज्ञासा थी वह जिज्ञासा गॉट द बेटर ऑफ माय स्कल्स वह मेरी भावना नैतिकता पर। स्कल्स का मतलब होता है जो नैतिकता अर्थात जो काम करनी कार्य है जो नैतिक दृष्टि से ठीक है वह मेरी नैतिकता पर ज्यादा हावी थी। द बेटर उससे ज्यादा श्रेष्ठ थी। इट यूजुअली डज और इसके कारण स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ। इट यूजुअली डज इसके कारण ऐसा किया। इनसाइड द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स का इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। उस बॉक्स के अंदर की ओर देयर वाज एन एनवलप। एनवलप कहते हैं लिफाफा। कागज का जो पत्र लिखने का जो लिफाफा होता है वह एनवलप होता है। देयर वाज एन एनवलप और एनवलप से पहले देखिए बच्चों आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है एन का प्रयोग आपको
स्मरण रहे, ध्यान रहे, हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं डिटरमाइनर्स के रूप में, तो उससे पहले एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। और एनुलर का प्रथम अक्षर क्यों किया गया है? क्योंकि एनुलर शब्द का जो पहला अक्षर वह एक वोवेल है अर्थात स्वर है। 5 स्वर होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू अंग्रेजी अल्फाबेट्स के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन होते हैं। तो एनुलर शब्द से पहले एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर ये पता पढ़ा, रीड द एड्रेस रीड, ये पता जो है पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? मिसिस मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिजेज, ये एड्रेस है श्रीमती मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिजेज, ये उसका एड्रेस था। ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक स्थान है अर्थात ये जो बंदरगाह होता है, ये उसका एड्रेस है ब्रिडपोर्ट। डॉर्सेट, जो डॉर्सेट में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, आई टुक आउट, टुक आउट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को लेना, बाहर निकालना। आई टुक आउट, मैंने इसे बाहर निकाला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स है। तो आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड का अर्थ होता है किसी को खोलना, कोई बंद चीज है, डिब्बे में बंद है, लिफाफे में बंद है, पैकेट में बंद है, जब हम उस चीज को खोलते हैं तो उसको कहते हैं अनफोल्डेड। इट वाज रिटन इन पेंसिल, और ये जो लिखा हुआ था ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर जो दिनांक लिखी होती है, डेटेड तारीख लिखी होती है, वह उसके ऊपर भाग पर लिखी हुई थी, इस पर लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914। तो बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, और हम इसके कठिन शब्दार्थ याद करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमको यदि कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत अंग्रेजी के कोई भी पैसेज पैराग्राफ यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले तो जरूरी है हम इसके कठिन शब्दों की अच्छी तैयारी करें, वोकैबुलरी की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, मीनिंग्स हमको आने चाहिए। यदि हमको मीनिंग्स अच्छी तरह आ जाएंगे तो लगभग हम पैराग्राफ का पूरा अर्थ मीनिंग समझ पाएंगे। इसके बाद कुछ हमको ग्रामर यानी व्याकरण का ज्ञान, कुछ टेंस से संबंधित जानकारी, क्रिया के फॉर्म्स, वर्ब्स, नाउन यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रहना चाहिए। किस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होता है, जब हम सेंटेंस रचना पढ़ेंगे या टेंस जब पढ़ेंगे, जब हमको ध्यान में आएगा कि कोई सेंटेंस किस प्रकार से निर्माण होता है, रचना होता है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा, इसका शेष भाग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।